अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। इलेक्शन 2024 के सरकारी नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। कौमी असम्बली की बात अगर की जाए तो कौमी असम्बली की 252 जनरल नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से मोहम्मद रजा, इस्लामाबाद से यासिर नजर, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हुमा भट्ट ने, फैसलाबाद से अजीम शहजाद, हैदराबाद से वसीम खान और सखर से आगा यावर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मोहम्मद रजा का, कराची में जो मौजूद हैं। मोहम्मद रजा, कराची की अब तक की क्या सूरत हाल है और सिंध भर में क्या चल रहा है, सबसे पहले अभी बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 सिंध असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसके नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। 130 नशिस्तें, उस बाकायदा फॉर्म 47 वो भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से यहाँ से उन्होंने विन किया है। 84 नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उन्होंने 28 नशिस्तें हासिल की हैं। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 14 नशिस्तें हासिल की हैं। इसके अलावा GDA और जमात इस्लामी की जानिब से 2-2 सीट्स उन्होंने हासिल की हैं। और क्योंकि कराची का हब है और 22 नशिस्तें कौमी असम्बली के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल होती हैं, लिहाजा तमाम तर जो जमातें हैं उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे भी कहा गया है कि उनके दरवाजे खुले हैं, वो रब्ता कर सकते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी ये बयान सामने आए हैं कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को कहा है कि MKM पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से भी बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया गया था और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे भी रब्ते किए जाएंगे। और कोई जो है खुशियाँ मना रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है और TLP की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई थी। इसके अलावा जमात इस्लामी की जानिब से भी एक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार उनके नुमाइंदगान खड़े हुए थे। और इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि जो रास्ते हैं उनको खारदार तारों से बंद किया जा रहा है, जबकि वाटर कैनन भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। जो SSP साउथ हैं उन्होंने भी बाकायदा यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया और यहाँ पर सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। और ये तमाम तर सिनेरियो है और आहिस्ता आहिस्ता अब बाकायदा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, दीगर जो नुमाइंदगान हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, वो आपस में राब्ते भी कर रहे हैं। और ये तमाम तर जो जैसा कि मैंने बताया कि कराची हब है और 22 नशिस्तें काफ़ी अहमियत की हामिल होती हैं कौमी असम्बली में, तो तमाम तर सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। कोई एहतजाज कर रहा है और कोई खुशियाँ मना रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा मोहम्मद रजा। रुक कर लेंगे आगा यावर का, जो सखर से हमारे साथ मौजूद हैं। आगा यावर, सखर की क्या रिपोर्ट है ये भी बताइएगा, और वहाँ से PTI के आज़ाद उम्मीदवार कितने थे और कितने अभी तक कामयाब हो सके, और फिर ज्यादा अक्सरियत वहाँ किसकी, ये भी बताइएगा। जी, जिला सखर में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में 4 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। और उनके मुकाबिल जो उम्मीदवार थे वो GDA के थे, जिसमें खुशीशाह के मुकाबले पर साले मोहम्मद इंदल जो GDA और जो UI के मुतफिका उम्मीदवार थे उन्होंने आधे से भी कम यानी 53,000 वोट लिए और खुशीशाह ने 1,20,000 प्लस वोट लिए। तो इस तरह खुशीशाह ने 2024 के इंतखाबात में पहले से ज्यादा लीड दी और पहले से ज्यादा वोट गेन किया है। जबकि NA 200 सखर 1 पर पीपल्स पार्टी के नौमान इस्लाम शेख ने अपने मद्दे मुकाबिल दीदार जतोई को, जो कि GDA के उम्मीदवार थे, उन्हें शिकस्त दी है। इसने भी 97,000 वोट लिए हैं नौमान इस्लाम शेख ने, और उनके मद्दे मुकाबिल में आधे से भी कम यानी तकरीबन 60,000 के करीब वोट लिया है, 40,000 वोट लिया है, जो कि पहले से भी ज्यादा वोट गेन किया है इन दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने। क्योंकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों PS22, PS23, PS24 और PS25 पर भी पहले से ज्यादा पीपल्स पार्टी ने वोट लिया है। इस पर भी मुकाबला इनका GDA पर ही था। पीपल्स पार्टी की PS22 पर फल्लो आकिब से जाम इकरामुल्लाह भारेजो, जो कि पहले मिनिस्टर भी रहे, उनके मध्य मुकाबिल मुबीन गुल्लो, जो कि GDA के उम्मीदवार थे, उन्हें शिकस्त हुई। और PS23 पर फरूख सैयद अवैस शाह, जो कि दामाद है सैयद फौसी शाह के, उन्होंने भी 79,000 वोट लिया है। और इसके अलावा PS25 सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी तकरीबन 70,000 के करीब वोट लिया है और उन्होंने भी वोट गेन किया है। PS24 पर सैयद फौसी शाह के फर्जन
सैयद फरोख खान है, यानी कि ये जिस अपने पत्थर से मध्यम थे जितने भी उम्मीदवार थे तमाम के रिजल्ट आ गए हैं। साथ ही रहिएगा, रुक कर लेंगे यासिर नजर की जानिब। यासिर, आप आगाह कीजिएगा, कितने रिजल्ट्स अभी बाकी रह गए हैं जो नहीं आए? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के जो हल्के हैं इनमें अभी 252 हल्कों के मजमूई तौर पे नताइज जो हैं इलेक्शन कमीशन का EMS सिस्टम जो है इस पे मौसूल हुए हैं। और इसमें सबसे पहले जो आज़ाद उम्मीदवार जो नज़र आ रहे थे मुल्क में, आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की जो नशिस्तों पे अब 100 का हदफ जो था अब वो मुकम्मल कर लिया है और 100 नशिस्तें जो हैं अब आज़ाद उम्मीदवार जो मजमूई तौर पर हासिल कर चुके हैं। इसके साथ मुस्लिम लीग ने अब तक जो दूसरे नंबर पे बदस्तूर मौजूद है और इनकी नशिस्तें होगी 71। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पे है और EMS जो सिस्टम है इस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो 17 नशिस्तें जो हैं वो बताई जा रही हैं, जो सिस्टम अभी अपडेट किया गया है। और इस्तेकाम पार्टी 2 नशिस्तों के साथ, JUI 2 नशिस्तें, मुस्लिम लीग काफ 3 और JUP जो है ये भी 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा नेशनल पार्टी जो है, अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वादत मुस्लिमीन जो है ये भी एक सीट जीतने में कामयाब हुई है। तो इससे अभी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। पार्टी पोजीशन पे मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है, और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल जो है वही है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सबसे आगे नज़र आते हैं। और आज़ाद उम्मीदवारों की अगर मैं आपको एक साथ डेटा शेयर करूँ तो आज़ाद उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो जिस तरह अभी एक उम्मीदवार का नतीजा है तो 295 हल्कों के नताइज इलेक्शन कमीशन को यासिर, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, लेकिन ये बताएं कि इस वक्त जो कि 4 हल्के रह गए हैं जहां से रिजल्ट्स नहीं आए वो कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जहाँ पे हम मौजूद थे स्क्रीन जहाँ आप देख रहे थे लगी थी वो अब हटा दी गई है और EMS जो सिस्टम था वो अब यहाँ से हटा दिया गया है। अब सिर्फ जो मोबाइल स्क्रीन या आप उनकी वेबसाइट पे जाके डेटा देख सकते हैं उसमें जो ज़्यादातर हल्के हैं वो बलूचिस्तान से हैं और बलूचिस्तान के जो हल्के हैं उनके नताइज जो है आना रहते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो बताई भी यही जा रही है कि दूर दराज के इलाके थे, लेकिन दूर दराज इलाके या जो भी है इतना लंबा प्रोसेस जो है माजी में हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी ताख़ीर जो है वो नताइज कि एक दिन पोलिंग का रात मुकम्मल हो और उसके बाद दूसरा दिन भी मुकम्मल हो जाए और अब तीसरा दिन भी आधा गुजर चुका है। तो अब तक जो नताइज हैं वो मुरतब नहीं किया जा सके और अभी भी तवक्को यही की जा रही है कि ये मामला तकरीबन मज़ीद 2-3 घंटे जो है वो आगे जाएगा और ये जो नशिस्तों पे अभी तक नताइज बाकी रहने वो उस वक्त तक मौसूल हो सके। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से वाज़े तौर पर नहीं बता रहा ठीक कहा यासिर। अभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है कि ये इतना डिले जो कहा जा रहा है कि पहली बार हुआ है क्यों किया जा रहा है। साथ ही रहिएगा, रुख कर लेंगे हम हैदराबाद का, जहाँ पे वसीम खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हैदराबाद की क्या सिचुएशन है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं जिसमें से एक पीपल्स पार्टी ने हासिल की है, जबकि 2 जो नशिस्तें हैं वो MQM पाकिस्तान ने हासिल की हैं। सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें MQM पाकिस्तान ने हासिल की हैं, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, जबकि एक जो सीट है वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। एक हैदराबाद में अपसेट हुआ है, जो PS 63 की जो सीट हमेशा से MQM पाकिस्तान की सीट समझी जाती थी उसे आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े हैं और खासी बड़ी लीड से उन्होंने ये सीट हासिल की है। आज़ाद PTI की सपोर्ट वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं या मुकम्मल आज़ाद हैं? नहीं, ये PTI की जो उम्मीदवार हैं PTI के हिमायत याफ्ता थे और ये हैदराबाद के अब तंजीम के हवाले से हैदराबाद के भी अहदेदार हैं। रेहान राजपूत इनका नाम है और ये इससे पहले भी यहाँ से बल्दियाती इलेक्शन में UC चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। हिमायत याफ्ता ये जो है नुमाइंदे हैं PTI के जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत मार्जिन से ये हैदराबाद से जीते हैं, जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी कि MQM पाकिस्तान के मुकाबले में कोई और उम्मीदवार इस हल्के से इतनी बड़े मार्जिन से जो है कामयाबी हासिल करेगा। ताहम जो रेहान राजपूत हैं उन्होंने कल जो हैदराबाद
बाद इलेक्शन वाले रोज़ जो वोटर्स हैं उन्होंने इस हलके से कम जो है वो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, जो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको सपोर्ट किया है और बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट डाले हैं। जी ठीक है, वसीम खान साथ रहिएगा। रुक करेंगे कराची का, जहाँ पे शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील हमारे साथ, रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद रज़ा, आप बताइएगा कि अभी आपने डिटेल बताई कि कौन कौन से हल्के के नताइज रह गए, लेकिन तकरीबन सभी के आ गए। फिर आपने ये भी कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं, अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, इतना डिले हुआ, स्पेशली कराची का रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा डिले था, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी भी खामोश थी। जी, जैसा कि नताइज आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सर्विस भी बंद थी और यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है अब तक कि सर्विस बंद होने की वजह से भी काफ़ी जो रिज़ल्ट जो है उसको ताक़ीर हुई। इसके अलावा हमने देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सईद गनी, उन्होंने भी जो है रात को वो गए, बाकायदा जो उनके दीगर नुमाइंदगान थे उन्होंने भी धरना दिया और उसके बाद जो है नताइज आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए। तो ज़्यादातर जो जमातें हैं, जैसे कि जमात इस्लामी की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार उनके खड़े हुए थे, उनकी जानिब से काफ़ी जो है एहतजाज सामने आ रहा है, क्योंकि हाफिज़ नईम उर रहमान का यही कहना है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी जो है विन कर रही थी, उनको इतलात ये तमाम तर मिल रही थी कि उनके नुमाइंदगान जो है वो जीत रहे हैं, लेकिन अचानक से तमाम तर जो चीज़ें सामने आई तो उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि बाकायदा जो है धांधली की गई। इसी वजह से उन्होंने एहतजाज की भी यहाँ पर कॉल दी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई और जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो अवामी मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, लेकिन जो कुछ जमातें इस मैंडेट को मान रही हैं, कुछ जमातें नहीं मान रही हैं नताइज को, और यही सिलसिला है कि कोई जो है एहतजाज कर रहा है और बाकायदा जो ठीक है, सही कहा मोहम्मद रज़ा, आपने एहतजाज कर रहा है। हम यही देख रहे हैं कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, रास्तों को भी खारदार तारे लगा के बंद किया गया है। आप वहीं पर मौजूद हैं, यही मनाजिर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही ये तमाम तर इत्तलात मौसूल हुई कि यहाँ पर एहतजाज किया जा सकता है, तो इसी यहाँ पर जो है पुलिस की नफरी पहुँची और बाकायदा काफ़ी बड़ी तादाद अब भारी नफरी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ के जो मेन रोड है, दाखिली खारजी रास्ते हैं, वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इसके अलावा जो मेन गेट है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का, वहाँ पर जो है बाकायदा खारदार तारे जो है वो लगा दी गई हैं और वाटर कैनन वो भी यहाँ पर पहुँचा दी गया है और वक्तन फ़वक्तन जो पुलिस हुकाम है वो यहाँ का विजिट भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनको इतलात है कि यहाँ पर धरना भी दिया जा सकता है, एहतजाज भी किया जा सकता है। तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात उन्होंने किए हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया, धरना या एहतजाज किन पार्टीज की जानिब से दिया जा सकता है? जी टीएलपी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और नुमाई चौरंगी से बाकायदा रैली की सूरत में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आने का फैसला किया था। और इसके अलावा जमात इस्लामी की जानिब से 3 बजे का वक्त दिया गया था कि वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे और उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी चुके थे कि बाकायदा ये मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है वो धरने देंगे या एहतजाज करेंगे और उसका दायरा कार जो है वसी भी किया जा सकता है। उनके साथ साथ उन्होंने दावत भी दी थी जो उनके धरनों के अंदर एहतजाज के अंदर शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी 3 बजे का वक्त बताया गया था कि वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। रज़ा, आप 8 फरवरी के दिन सारा दिन फील्ड में रहे, वक्तन फवक्तन आपने हमें अपडेट भी किया। सिचुएशन अब ये है कि फाफिन की रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट के मुताबिक 48% जो है वो रिजल्ट आया है, ठीक है। तो और 2018 की अगर हम बात करें तो वहाँ 51% का रिजल्ट था। आप फील्ड में थे, आपने 2018 में और अब 2024 में पोलिंग स्टेशन में कुछ चेंजेस देखे, आपको लगा कि पहले ज्यादा थे या अब कम है या अब ज्यादा थे? जी, जैसा कि तमाम तर चीज़ें जो हमने पिछली दफ़ा भी तमाम तर हमने कवरेज की थी और इस दफ़ा भी कवरेज की है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना हम देख रहे थे कि कम्युनिकेशन का काफ़ी
फुकदान देखने में आ रहा था। सिर्फ वोटर्स के लिए ये तमाम तर चीज़ें नहीं थी, जो अमला था उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हम सुबह से ही तमाम तर गाए बगाए अपडेट कर रहे थे, तो कोई अमला पहुंचा था, कोई नहीं पहुंच सका था, तो उनसे राब्ता करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से जो काफ़ी हमने ठीक है, देखा, मोहम्मद रज़ा साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे यासिर नजर का। यासिर, फाफिन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक 48% इस बार लोगों ने वोट दिए हैं, और अगर हम बात करें 2018 की तो 51% दिया था, तो एवरेज तकरीबन सेम ही रहा है। लेकिन हम अपने नाजरीन को 2 दिन से यही बता रहे हैं कि वोटर निकला है, यंगस्टर निकले हैं और पोलिंग स्टेशन पे काफ़ी रश रहा, लेकिन अब फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक ये लग रहा है कि ये एवरेज रहा कि जितने 2018 में थे 19-20 तकरीबन उतने ही वोटर इस बार भी घरों से निकले। आप क्या कहेंगे इस पर? बाद अब जो मामला हुआ है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा निकले, क्योंकि 2.5 करोड़ जो नए वोटर्स हैं, जो नौजवान वोटर्स थे वो नए रजिस्टर्ड हुए थे, तो इस तरह जो वोटर्स की तादाद है वो बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो टर्न आउट है, इस वजह से भी कुछ एरियाज़ वाइज अगर देखें तो वहाँ कम हुआ है, लेकिन जो नए वोटर्स हैं उनका टर्न आउट जो था वो ज़्यादा था। वो 2.5 करोड़ ऐड होने के बाद जो लोग हैं वो वोटर ज़्यादा हो गए, और जो दूसरी तरफ से टर्न आउट जो था वो कम हो गया। लोग निकले हैं, लेकिन जो उतनी बड़ी तादाद में माजी की निस्बत, इसलिए भी हम देख रहे थे कि एक तो पोलिंग स्टेशन पे जो पोल वोट करने जाते थे, अगर पहले 1 से 2 मिनट माजी में लगते थे, तो इस दफ़ा 5, 6, 7 मिनट तक वो अमले की शायद बाकायदा ट्रेनिंग नहीं थी, क्या वजूहत थी, तो वो टाइम लगता रहा। लोग निकले हैं, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो दूर दराज शहरी एरिया, जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या इन बड़े एरियाज़ की बात करें, यहाँ पे लोगों का टर्न आउट खासा ज़्यादा रहा। लेकिन मजमूई तौर पे जो साइड एरिया के जो इलाके थे, वहाँ पे जो जनरल इलेक्शन है उसमें जो अब 2.5 करोड़ नए वोटर जो हैं अब रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उनकी तरफ से अब जो फाफन की रिपोर्ट भी जिस तरह आई है, तो उसमें भी ये सारा डेटा तो यही कह रहा है कि जो लोग तो निकले हैं, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने वोट डाला है, ये भी एक बड़ा टर्न आउट है। लेकिन जो एक जिस तरह नज़र आ रहे थे, जितनी बड़ी तादाद थी, उसके मुताबिक जो इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो रहा है, वो रिपोर्ट और ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इसमें एक चीज़ है कि कुछ 1-2 सियासी जमातें हैं वो तो अपने वोटर्स को ज़्यादा निकालने में कामयाब हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके वोटर जो हैं जितनी बड़ी तादाद में वो नहीं निकले हैं, और इसमें ज़्यादा वो तादाद है जो बड़ी उम्र के वोटर्स हैं। लेकिन जो नए 2.5 करोड़ वोट अब रजिस्टर्ड हुए हैं 2018 की जो इलेक्शन की हम बात करें, उसके बाद की जो सूरत हाल है, तो अब जो नई यंग लाट है उनकी तरफ से भरपूर कंट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्शन में किया गया है। यंग लॉट जो है यासिर नजर के मुताबिक उनका कहना है कि वो इस बार ज्यादा निकले हैं। यासिर साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, बताइएगा कि एनए की कितनी सीट्स हैं और वहाँ पे हल्के की क्या सिचुएशन रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के भी तमाम हल्कों के रिजल्ट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर फैसलाबाद की सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है वो मैदान मारा है। जिला भर की कौमी असम्बली की 10 हल्कों पर इंतखाब हुए थे, जिसमें से 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सिर्फ एक सीट जो है मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई है। इसी तरह जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पर 21 हल्कों का इंतखाब था, इसमें 17 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 4 सीटें जो है वो नून लीग जो है हासिल करने में कामयाब हुई है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े जो उम्मीदवार थे, NA 100 से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो उम्मीदवार थे, वो जो है वो 19,000 से ज़्यादा वोटों से हारे हैं। उनके मुकाबले में नसार जट थे, वो जीते हैं। इसी तरह NA 102 से आबद शेर अली जो बड़े उम्मीदवार थे नून लीग के, वो भी जो है वो हार गए हैं। 31,000 वोटों से ज़्यादा उनको जो है वो शिकस्त हुई है। तीसरा हल्का NA 104 था, जहाँ पर साबिक अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज, वो उनके बेटे थे राजा दानियाल उम्मीदवार नून लीग के, उनको जो है वो 36,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त हुई है। जबकि जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, जुमे की रात से वहाँ पर उनके डेरों पर जश्न का समा था और आतिशबाजी की जा रही थी, ढोल की थाप पर भगड़े डाले जा रहे थे। कल रात ये भी जो है वो यही सूरत हाल थी। जबकि आज भी जीतने वाले उम्मीदवारों की जानब से वोटर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए शाम के औकात में इजहार तशक्कुर रैलियाँ जो है वो मुनक्कद जो है वो की जा रही हैं। जी ठीक है, अजीम शहजाद हमारे साथ। अजीम ने बताया कि NA की 10 सीटें हैं, जबकि इंडिपेंडेंट ने 9 सीट्स ली हैं, जबकि PMLN की सिर्फ एक सीट है वहाँ से, फैसलाबाद से। अभी हम रुक कर लेते हैं आगा यावर का। आगा यावर, आपके पास क्या डिटेल्स इस हवाले से? जी, सखर में 8 फरवरी का जो इंतखाबी मरहला था वो अपने खैर खूबी से अंजाम को पहुंचा
اور سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں کو کلین سویپ کیا ہے، اور ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے وہ جی ڈی اے کے امیدوار تھے، جنہوں نے آدھے سے زیادہ مارجن سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے انہیں شکست دی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں کافی موبلائزیشن کی تھی، اور اس انتخابات میں انہوں نے پہلے سے زیادہ ڈیلیور کیا، اور اب سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ان سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیا ہے، اور ان کے ورکرز نے، سپورٹرز نے پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو کر کام کیا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے زندگی اپنے معمول پر آ رہی ہے، اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اور کیونکہ یہاں پر جمعے کا روز ہوتا ہے تو کاروبار بند ہوتا ہے۔ آج آہستہ آہستہ کچھ آمد و رفت ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر، اور لوگ جو ہے یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومت آئے گی اور جو اگلا حکومت سازی کا جو مرحلہ ہوگا وہ ان کے لیے اچھے پیغام لے کر آئے گا، اچھے منصوبے لے کر آئے گا۔ اور ہم نے ان کیس میں یہ دیکھا کہ یہاں پر کچھ وقت سے نادرا کے دفاتر پر کافی رش تھا، جو بہت سی خواتین اپنے ڈے فارم کی تیاری اور شناختی کارڈ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ وہ پیپلز پارٹی کی وہ جو موبلائزیشن تھی کہ جس کے لیے وہ انتخابات کی تیاریاں کر رہے تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو کمپین چلائی جا رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اس میں پہلے سے زیادہ شمولیت جو ہے وہ ہم کریں گے، تو خواتین کے لیے یہ بہت اٹریکشن تھی، انہوں نے بہت زیادہ حصہ لیا، اور ہم نے دیکھا پولنگ اسٹیشن پر بھی کہ خواتین نے بہت زیادہ ووٹ کاسٹ کیا، اور دن کے اوقات میں صبح ہی سے مردوں کی پولنگ بوتھ پر تو بہت کم رش تھی، لیکن خواتین صبح ہی سے وہاں پر آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی حوصلہ افزا رہی ہے الیکشن کے نتائج کے کافی حوصلہ افزا ہے، اور سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مارا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آغا یاور۔ آغا یاور آپ ساتھ ہی رہیے گا، رک کر لیں گے ایک بار پھر یاسر نظر کی جانب۔ یاسر، 4 پولنگ اسٹیشن 4 جگہوں کا این اے کا رزلٹ ابھی رہ گیا ہے، کیا کوئی اپڈیٹس ہیں، کوئی انسائٹس ہیں کہ یہ رزلٹ کب تک آ جائے گا؟ جی بالکل، فی الحال تو ابھی فارم 47 اپلوڈ نہیں کیے گئے ہیں، جو ہی اپلوڈ ہوتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اس میں تاخیر کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی کہ کب تک یہ کر دیے جائیں گے، کب یہ نتیجہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح تو ماضی میں تو حالانکہ ٹیکنالوجی کا بھی فقدان تھا، چیزیں بھی ایسی اتنی ایکٹیو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حالانکہ الیکشن کمیشن نے اپنا مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بہتر کیا، سب کرنے کے بعد بھی اب ایک دن گزرنے کے بعد دوسرا دن بھی تقریباً گزرنے کو ہے، تب بھی الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ مرتب نہیں ہو سکے۔ یہ تو ایک صورتحال ہے۔ دوسری طرف جس طرح آپ نے فافن کی رپورٹ کی بات کی، تو اس میں بھی ایک چیز الیکشن کمیشن کی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نکلے کس طرح۔ یہاں کے ایک تاجر رہنما ہیں، ان کی بیٹی کا ووٹ اور جگہ تھا، بھائی کا ووٹ اور جگہ، فیملی کے جو اپنے 5 ممبر تھے، 2 بیٹوں بیٹیوں سمیت، ان کے 5 مختلف جگہوں پہ دور دراز ووٹ تھے۔ وہ گھر سے تو ووٹ ڈالنے نکلے، لیکن ان کے ایریا جب انہوں نے آ کے چیک کیے تو ان پہ رجسٹر 8300 کی جو سروس تھی وہ بند تھی۔ لوگ اپنے ووٹ کی جو صحیح پہچان نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر ان کا ووٹ ہے کیا، وہ لسٹیں ڈھونڈتے رہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی جو یاسر، ہم نے اپنے پروگرامز میں اس ایشو کو بار بار اٹھایا تھا، اس پہ بار بار بات کی تھی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہر فیملی میں اگر 5 یا 10 لوگ ہیں تو ان کا دور ایک تو ان کا حلقہ یا پولنگ اسٹیشن تھا، دوسرا یہ کہ پھر 5 یا 10 لوگوں کے اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کا ڈیفرنٹ 5 جگہوں پر ان کا تھا۔ اس کے پیچھے کوتاہی کس کی ہے؟ یہ دیکھیں 2018 میں الیکشن ہوئے، اب 2024 میں الیکشن ہوئے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے آگاہ بھی کیا کہ لوگ اپنا اپنا جو ووٹ ہے وہ چیک کر لیں۔ چیک کرنے کے لیے چند دن پہلے 8300 سے کی جو سروس ہے وہ ایکٹیو کی گئی۔ یہ کونی یہ چاہیے تھی کہ 3-4 مہینے پہلے جب حلقہ بدیہ مکمل ہو کے ووٹر لسٹیں مکمل ہو گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ اس جگہ اس کا ووٹ منتقل ہو چکا ہے۔ ایک تو ہے 8300 کی سروس، اس پہ آپ اپنا میسج کا چیک کر سکتے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ چیک کرنے کے بعد بھی جو لوگ تھے اکثر جگہوں پہ جاتے تھے، جیسے ہم راولپنڈی کے مختلف ایریاز میں گئے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ تھے جن کا 8300 پہ میسج کرنے کے بعد اسی پولنگ اسٹیشن، اسی پولنگ کی جگہ پہ جو ان کا ووٹ تھا کہ وہ بتایا جا رہا تھا کہ ان پہ ہے، لیکن جب وہ جاتے تھے تو لسٹوں میں شو ہوتا تھا کہ اس جگہ آپ کا ووٹ نہیں ہے، آپ کے دوسرے پولنگ اسٹیشن۔ تو اس طرح وہ لوگ چکر لگاتے رہے، گھومتے رہے، اکثر لوگوں کے ووٹ اس طرح رہ گئے۔ اور ایک دوسری چیز یہ بھی تھی کہ تقریباً 16 لاکھ جو ووٹ ہیں وہ مسترد بھی ہو، اور مسترد ہونے کی 25 حلقوں میں شرح تو اور بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا کہ لوگوں کو اب جو نشانات تھے، ایسی چیزیں تھیں جو سمجھ ہی نہیں آ سکی تھی کہ، اور دوسرا جو ووٹ کا جو صحیح طریقہ تھا وہ بھی کئی لوگوں نے اس طرح اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ یاسر، آپ نے یہ کہا کہ مطلب 2018 میں ہوا تھا، الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، 8300 کی سروس لیٹ اسٹارٹ کی، یہ بھی غلطی ہے، لیکن اس سے پہلے یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شناختی کارڈ ہے، گھر کے سربراہ کا ہے، اس پہ فیملی نمبر ہے، ممبر نمبر ہے، تو اسی حساب سے ڈسٹریبیوشن کی جاتی تھی۔ ایک ممبر یا گھر کے سربراہ کے شناختی
شناختی کارڈ کے بعد پوری فیملی کا ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا تھا. اس بار یہ بھی نہیں تھا. اگر دور دراز تھا ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت دور تھا, ہلکا دور تھا, لیکن ایک جگہ پر نہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ایسا تھا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی وقت دیا تھا کہ جو لوگ جیسے کوئی ایبٹ آباد کا ہے تو اسلام آباد ووٹ منتقل کروا سکتا ہے, اسلام آباد کا ہے تو کراچی اگر شفٹ ہو گیا ہے تو وہاں ووٹ منتقل کروا سکتا ہے. تو یہ پروسیس ہوا تھا, تو لوگوں نے منتقل کرنے کے لیے اپلیکیشن دی تھی, لیکن اوورآل جو سسٹم ہے وہ منتقل کرنے کے بجائے سسٹم نے ان لوگوں کے جو فیملی وائز, حالانکہ کچھ لوگوں کا وہاں تعلق ہی نہیں ہے, ان جگہوں پہ ووٹ ان کے ٹرانسفر کر دیے. یہ ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے اس چیز کو اگر بہتر کر دیا جاتا تو ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو 48% ہے اس سے بھی مزید بڑھ سکتا تھا. لوگوں کو مشکلات تھی, جب ایک گھر کے 5 ممبر ہیں تو 5 ممبر کے اگر دور دراز, ایک کا اسلام آباد میں ہو, دوسرا کا اسلام آباد کے تیسرے حلقے میں ہو, جس جہاں 1-2 کلومیٹر 10 کلومیٹر فاصلہ ہو, تو وہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے تھے, جاتے تھے, لیکن آگے جب اس پولنگ اسٹیشن پہ ان کا ووٹ نہیں ہوتا تھا تو واپس آ جاتے تھے یا پھر جانے کی. لیکن ماضی میں یہ تھا کہ آپ کی جو خاندان نمبر کے حساب سے جو ووٹر لسٹیں چیزیں رجسٹر تھی وہ باقاعدہ ہر جگہ منشن ہوتی تھی. اور اس دفعہ جن لوگوں نے ٹرانسفر کروایا اس کے بعد 8300 کی جو سروس تھی, اگر وہ کچھ دن 2 مہینہ پہلے جب یہ سارا پروسیس ووٹر رجسٹریشن کا مکمل ہو چکا تھا اس وقت ایکٹیو کر دی جاتی, اور اس کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو وہ بھی پھر دور ہونا تھوڑا مشکل تھا, لیکن کم از کم لوگوں کو اپنی اصل ووٹ ڈالنے کی پوزیشن اور جگہ کا پتہ چل جاتا اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے. لیکن اوورآل ریشو جو تھی ایک ماضی کی نسبت صبح سے ہم نے دیکھا شام تک بڑی زیادہ تھی. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے, یہ دیکھیں یہ جنرل الیکشن ہے, یہ کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہے کہ ہر گلی محلے سے جو لوگ ہیں اسی تعداد میں نکلیں. لوگ اس طرح جو نکلے بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوچ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو امیدوار ہیں یہ ان کی بھی ایک قسم کی نااہلی ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں وہ اپنے ووٹرز کو جو قائل جو ہے وہ نہ کر سکے, اور ایک جو ریشو ہے وہ کم ہے. تو یہ ایک اوورآل صورتحال ہے ملک بھر کی طرح یہاں پہ بھی, اور دیہی علاقوں میں تو ریشو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ رہی, بہتر رہی کہ لوگ ووٹ ڈالنے ہیں. لیکن کچھ جو اسلام آباد جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی ریشو زیادہ ہے, لیکن فافن کی یا اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ان کی جو سروے ہوتی ہے وہ جرنل تمام ووٹرز کا جائزہ لینے کے بعد سروے ہے, اور اس سروے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مسترد ہونے کی تعداد اور اس میں ٹوٹل ووٹرز کی اور ووٹر کے نہ ہونے یا انٹرسٹ نہ لینے کی وجوہات بھی بتائی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگر 48% ریشو ہے تو یہ ایک مناسب ٹرن آؤٹ جو تھا وہ عوام کی طرف سے دکھایا گیا. اور اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھی اسلام آباد میں یہ ساری چیزیں ہونی ہیں, اور سیاسی جو ایک قسم کی جوڑ توڑ ہے وہ بھی اب یہاں پہ اب تقریباً شروع ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب 2 بجے پریس کانفرنس بھی ہے, وہ اپنا لائے عمل طے کرے گی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا نتائج کے حوالے سے بھی 3 بجے اجلاس ہے. الیکشن کمیشن بھی اپنی حکمت عملی جو تمام تر چیزیں ہوئی ہیں یا جو تمام پروسیس مکمل ہوا ہے وہ بتائے گا. تو یہ تمام ساری صورتحال اب یہاں پہ شروع ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ الیکشن جیتنے کے بعد لوگ کورٹس کا بھی رجوع کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹریبیونلز بننے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو باقاعدہ رجسٹرارز ہیں ہائی کورٹس کے ان کو خط بھی لکھ دیا گیا. تو اب یہ اگلا مرحلہ ہے الیکشن کے بعد کا وہ شروع ہو چکا ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی بھی جب ہم کھڑے ہیں یاسر نظر, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. 2 بجے پی ٹی آئی کے کارکنان کا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اجلاس رکھا گیا ہے 3 بجے. اب رخ کر لیتے ہیں سلیم شیخ کی جانب. مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت بنانے کی کوششیں مزید تیز کر دی گئی ہیں. نواز شریف نے آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے. نواز شریف نے شہباز شریف کو آزاد امیدواروں سے رابطے کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا ہے. تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ. سلیم, اپڈیٹ کیجیے گا. ایک تو یہ کہ ملاقاتیں تیز ہو گئی ہیں رات کی اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے چاہے آزاد امیدوار چاہیں ملنا وہ بھی آ سکتے ہیں, آصف ذراری سے ہی بات کی جائے گی. کیا کہیں گے ساری سچویشن پر؟ جی بالکل, مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے حکومت بنانے کی کوششوں میں جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے, اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے جو ہے شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے آج, اور شہباز شریف نے آصف زرداری سے ہونے والی ملاقات میں اہم پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں, اور آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے جو ہے مرکزی 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بھی قائم کر دی گئی ہے, اور جس میں جو ہے کمیٹی میں اسحاق ڈار, سردار ریاض صادق اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں. نواز شریف نے آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا, اور یہ گزشتہ روز اپنی تقریر میں بھی نواز شریف کہہ چکے تھے, اور نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی آزاد امیدواروں سے رابطے کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. اور اب یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے انداز میں کام شروع کر دیا ہے, اور انہوں نے اور جن اضلاع میں اور جن
ڈویژن میں جو آزاد امیدوار جیتے ہیں وہاں پر جو ہے اپنی مسلم لیگ نون کی قیادت کو جو ہے وہ انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ آزاد امیدواروں سے رابطے کیے جائیں اور پھر ان کمیٹی کے کسی بھی عہدیدار سے جو ہے ان کی ملاقات کروا کے جو ہے وہ گراؤنڈ ایسی بنائی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں، کیونکہ گزشتہ روز جو نواز شریف نے تقریر کی تھی اس میں یہ انہوں نے اپنی طرف سے پیغام دے دیا تھا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب آزاد امیدوار جنہوں نے صحیح ہے سلیم شیخ، آپ سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ بیورو چیف لاہور، اس کے علاوہ عظیم شہزاد فیصل آباد سے، حیدرآباد سے ہمارے ساتھ آغا یاور سکھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد رضا کراچی سے۔ آپ تمام تر نمائندگان کا ہمارے ساتھ رہے اور آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہاں پہ الیکشن ٹرانسمیشن 2024 کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ ہی رہیے گا۔